बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिक्स पार्ट है प्रपोजिशन। बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है और ज़्यादातर इसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। काफ़ी लोग कंसर्न करते हैं कि जी ये तो मतलब याद नहीं होता, क्योंकि बेशुमार वर्ड्स हैं इंग्लिश के और उनके साथ इतनी सारी प्रपोजिशन, किस वर्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी। कुछ प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं, तो उन सबको याद रखना पड़ता है। लातादात वर्ड्स हैं पेपर में, कुछ कुछ भी पूछा जा सकता है जी। आस्क के साथ क्या आता है? आस्क फॉर भी होता है, आस्क टू भी होता है। ठीक है जी, अराइव्ड इन है या एट है, इस तरह। पर ये मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ इनोवेशंस लेकर आऊंगा। इसको कुछ सहल बनाने की कोशिश करूंगा कि बड़े इजीली किस वर्ड के साथ कौन सी preposition अटैच होती है उसको कनेक्ट कर सकें। लेकिन ये सब पार्ट बी में मैं बताऊंगा, क्योंकि काफी लेंथी हो जाता है टॉपिक। और इसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन, जो बेसिक प्रपोजिशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे इन, ऑन, एट, जनरल प्रपोजिशन क्या होती है वगैरह वगैरह। हो सकता है हम इसको तीन टॉपिक्स में डिवाइड कर दें। प्रपोजिशन होती क्या है? प्रपोजिशन से मुराद है कोई भी नाउन, प्रोनाउन, जिस प्री पोजिशन, ठीक है, पोजीशन से पहले, प्री मतलब पहले, पोजीशन और किसकी पोजीशन से पहले, कि नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन से पहले जो वर्ड यूज किया जाता है उसको प्रपोजिशन कहते हैं। उसका स्पेसिफिक कोई ना कोई मकसद होता है कि वो डिफरेंट नाउन प्रोनाउन को अटैच कर रही होती है, कोई मीनिंग देने में हेल्प कर रही होती है। मिसाल के तौर पे, द वाटर इन द गिलास इज कोल्ड। ठीक है, गिलास में जो पानी है वो ठंडा है। अब अगर हम प्रपोजिशन यहाँ से हटा दें कि वाटर द ग्लास इज कोल्ड, अब इसका कोई मानी समझ नहीं आ रहा। लेकिन वाटर इन द ग्लास, इसका मतलब गिलास के अंदर जो पानी है। ठीक है, इनका एक ये मीनिंग है। इन मतलब उसके अंदर में, इस तरह यू मे गो विद योर ब्रदर, तुम अपने भाई के साथ जा सकते हो। अब अगर हम यहाँ से विद को रिमूव कर दें, यू मे गो योर ब्रदर, अब इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि जी यू मे गो योर ब्रदर, आप अपने भाई को जाने दो या अपने भाई के साथ चले जाओ, कोई बात समझ नहीं आ रही। खैर, प्रपोजिशन की जो बुनियादी टाइप्स हैं, सिंपल है, पार्टिसिपल, फ्रेज। सिंपल में इन, ऑन, एट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अप टू, थ्रो, ओवर, एटसेट्रा। पार्टिसिपल प्रपोजिशंस भी होती हैं। ठीक है जी, पार्टिसिपल फ्रेजेस मैंने इन डिटेल समझाया था पिछले कुछ लेक्चर्स पहले। तो पार्टिसिपल मतलब जिसके अंदर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए तो पार्टिसिपल है। ये जितनी फ्रेजेस हैं इनका मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। प्रपोजिशनल फ्रेज हैं, उसमें नाउन फ्रेज हैं और वर्बियल फ्रेजेस भी हैं। पार्टिसिपल यानी कि जिसके आगे आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए, आप समझ लें पार्टिसिपल है। तो रिगार्डिंग, बेरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, ये सारे पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। फ्रेजल भी होते हैं जी कुछ, बाय विर्चू ऑफ, ओइंग टू, इन स्पाइट ऑफ। इन सब का ये जो अभी ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं और प्रपोजिशन, इसका सब फायदा ये होगा कि जब भी आप कहीं रीडिंग करेंगे और जब या खुद से लिखने बैठेंगे, ये जहन में आपके कुछ थॉट्स आएंगे कुछ लिखने, तो आप सोचेंगे इसके अंदर प्रपोजिशन कौन सी डालें। या आप रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें पढ़ रहे हैं जी अकॉर्डिंग टू। अब जब आपको पता होगा कि ये जो अकॉर्डिंग टू है इनफैक्ट एक प्रपोजिशन है, तो आप ऑटोमेटिक आपका जहन उसकी तरफ जुड़ेगा। आप जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, जिन लाइंस को आप पढ़ रहे हो, पैराग्राफ्स को पढ़ रहे हो, आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। हम जितने ज्यादा कनेक्ट होते हैं अपनी बुक से, अपने पेज से, अपनी रीडिंग से, उतना ज्यादा हमारा ध्यान वहां पर रहता है। ओके जी, प्रपोजिशंस जो सिंपल है किस तरह, इन। ठीक है, सबसे पहली प्रपोजिशन इन। इनका मतलब है कोई चीज इनसाइड है और उसमें विजिबिलिटी कंडीशन है। ठीक है, ये थोड़ा जो लेक्चर्स हैं इनमें आपने, ठीक है, ध्यान करना है। एक चीज है जो हम ट्रेडिशनली पढ़ते आए हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ एडवांस चीजें ऐड की हैं। ठीक है, प्रिसाइज करके कि एक्स्ट्रा हो भी ना हो कुछ, और हर चीज का एक्चुअल मीनिंग भी पता लगता रहे। इन क्या है? कोई चीज इनसाइड है। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ, इनसाइड एक अलग प्रपोजिशन है। इनसाइड का में अब दोनों चीजें अंदर है किसी चीज के, लेकिन जब को हम बोलते हैं इनसाइड, इसका मतलब हमें वो चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है, जिस तरह बिस्किट पैकेट के अंदर होते हैं,
तो वो हमें नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन अगर शीशे के गिलास में पानी है तो हमें नजर आ रहा होता है। तो शीशे के गिलास में पानी है तो फिर हम इन बोलेंगे, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अंदर बैठे हैं तो द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनसाइड द रूम। जिस तरह अभी पिक्चर है कि दो बंदे स्टूडेंट्स बाहर खड़े हैं, वो कहते हैं जी देयर आर 10 स्टूडेंट्स इनसाइड द रूम। ठीक है, या टीचर खड़ा है फॉर एग्जाम्पल, उसको नजर नहीं आ रहा, वो अंदाजे से कह रहा है या अपने दोस्त को बता रहा है, उसको दोस्त को तो नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से अब आउटसाइड, आउटसाइड एक चीज आउटसाइड है, ठीक है, उसमें तो जाहिर है पता लग ही जाएगा। तो आउटसाइड, वी आर सिटिंग आउटसाइड द रूम, उसमें विजिबिलिटी या विजिबल ना होने का कोई, ठीक है, सिनेरियो नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। अब आते हैं ऑन की तरफ। फिजिकल कांटेक्ट ऑन जब भी हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि फिजिकल कांटेक्ट लाजमी है। ठीक है, ऑन मतलब कोई चीज किसी के ऊपर पड़ी है। द गिलास इज ऑन द टेबल, ये टेबल है, उस पर गिलास है, गिलास की जगह बकेट कर ले। ठीक है, बकेट इज ऑन द टेबल, बकेट गिलास यानी कि बाल्टी टेबल के ऊपर पड़ी है, वो उसकी सरफेस पे अटैच है। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स हैं, जिस तरह आइलैंड। अब आइलैंड एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है, लेकिन वैसे मैं कहता हूँ कि जी आई लिव इन इन पाकिस्तान। अब वैसे पाकिस्तान की बात करें तो हम कहते हैं इन, लेकिन सिंपल अगर आइलैंड की बात करें और उसमें कह दें वी स्पेंट 4 days इन एन आइलैंड, तो ये गलत हो जाएगा। आइलैंड के साथ आप हमेशा लगाएं ऑन। इसी तरह दीवार पे अगर कोई चीज है जुड़ी हुई है, एसी अगर दीवार पे लगा हुआ है, क्लॉक है, तो आप फिर ऑन का इस्तेमाल करें। इसी तरह मैप के लिए भी ऑन का वर्ड यूज होता है। इन चीजों को हमें याद रखना पड़ता है। फिर है जी ऑन टू। ऑन टू का मतलब यह है कि कोई चीज सरफेस पे आई है लेकिन वो मूव करती हुई है। अगर ऑलरेडी कोई चीज पड़ी हो, द गिलास इज ऑन द टेबल, तो वो टेबल पर पड़ा है। द बॉल इज ऑन द टेबल, टेबल पर बॉल पड़ी है। ठीक है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो वो टेबल पर बैठी है कैट। लेकिन द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल का मतलब है कि कैट ने जंप लगाया, ठीक है, सरफेस पे, ग्राउंड से, और जंप करके वो टेबल पे चली गई। द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, इसमें मूवमेंट है। जब वो वहां पहुंच गई फिर हम कहेंगे ऑन द टेबल। अब ऑन टू और ओवर में क्या फर्क है? ओवर का मतलब ये है कि वो, ठीक है, ऑन टू क्या था कि जंप किया और टेबल पे बैठ गई। ओवर का मतलब है जंप किया लेकिन टेबल पे नहीं बैठी, टेबल को क्रॉस करके आगे चलेगी, फिजिकल कांटेक्ट इसमें नहीं होता। ठीक है, द कैट जंप्ड ओवर द टेबल, जंप टेबल के ऊपर से जंप लगाया, ठीक है जी, और क्रॉस कर गई। अच्छा, ओवर का एक और कॉन्सेप्ट समझे, ये बड़ा जरूरी है। द रोड इज बिल्डिंग ओवर द कैनाल, जो रोड है वो कैनाल के ऊपर बनाया जा रहा है, जिस तरह होता है फ्लाई ओवर। अब फ्लाई ओवर, ठीक है, अब एक होता है अबव और एक होता है ओवर, इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस समझना है। पहले ओवर को समझ लें, ठीक है, आगे एक पिक्चर मैंने ऐड की उससे बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। द रोड इज बिल्डिंग ओवर द कैनाल, यानी कि नीचे कैनाल है और एग्जैक्टली कैनाल के ऊपर रोड है, तो उसको हम ओवर का यूज करेंगे। फ्लाई ओवर क्या होता है कि हम नीचे हैं और बिल्कुल ऊपर फ्लाई ओवर है। ठीक है, अच्छा, और फिर अबव की बात करें तो अबव का मतलब होता है कि अबव में कंपैरिजन है आएगा। ठीक है, कंपैरिजन, एक चीज नीचे है एक ऊपर है। मरी इज अबव सी लेवल, तो सी लेवल मुख्तस किया हुआ है और मरी उसके साथ साथ है। अब देखें एग्जैक्टली अगर ऊपर हो मरी, नीचे समंदर हो, ऊपर मरी हो, तो हम कहेंगे जी मरी, ठीक है, इज ओवर द सी। सी के ऊपर मरी है लेकिन मरी सी के ऊपर नहीं होता। पहाड़ी, पहाड़ी मरी, पहाड़ी जो है समंदर के साथ है, तो वो साथ होगा तो अबव यूज होगा। इस तरह मरी के साथ अबव यूज होगा। अगर एग्जैक्टली कोई चीज ऊपर हो तो ओवर यूज होगा। फिर यहां पर बिलो और अंडर दो कॉन्सेप्ट हैं। बिलो मतलब, ठीक है, जिस तरह अबव में कंपैरिजन था, इस तरह बिलो में कंपैरिजन है। बिलो, बी इज बिलो ए, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग बिलो द हिल, मैं पहाड़ी के साथ खड़ा हूं, नीचे खड़ा हूं। तो वो बिल्कुल पहाड़ी के, बिल्कुल पहाड़ी उसके सर पे तो नहीं है ना, पहाड़ी साथ है और वो उस बिल्कुल उसके साथ खड़ा है लेकिन वो बिलो है, उसके नीचे खड़ा है। और अंडर का मतलब होता है, अंडर का, द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के बिल्कुल अंदर घुसी हुई है और कंप्लीटली कवर्ड है।
ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि विजिबिलिटी हो या ना हो, लेकिन कवर्ड है, बिल्कुल अंडर द टेबल है। ओके, यहां से आपने इसको क्लियर करना है। अबव, ओवर, ठीक है, इनको छोड़ दें, ऑन, अप को छोड़ दें, हम हमारा फोकस होना चाहिए अबव, ओवर, अंडर और बिलो। देखें, ये आपकी पोजीशन है, ठीक है, ऑन, और यहां पर ओवर है। अगर आप बिल्कुल उसके ऊपर हो, किसी भी चीज के, कोई भी चीज अगर आपके ऊपर है, जैसा पंखा है, अगर पंखे के एग्जैक्टली नीचे बैठे हैं तो हम कहेंगे ओवर। अच्छा, मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा एडिट करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। अच्छा, ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, आप अंडर फिर बीनीथ का वर्ड इधर यूज किया हुआ था, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट गलत सब फील हो रहा था, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, या मैंने टीचर्स ने, क्योंकि सीएसपी टीचर से मैं पढ़ा हूँ, तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसके थोड़ा अगेंस्ट जा रहा था, तो हमें एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर आप खड़े हैं और एग्जैक्टली पंखा आपके ऊपर है, ठीक है, अगर पंखा ऊपर है और पंखे के एग्जैक्टली अगर नीचे बैठे हो, तो आप कहोगे आई एम, द फैन इज ओवर मी, यानी पंखा मेरे ऊपर है। लेकिन अगर पंखा ऊपर तो है, लेकिन आप थोड़ा सा साइड में बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, थोड़ा दूर साइड में, फॉर एग्जाम्पल कमरे के कॉर्नर में बैठे हो, तो फिर क्या कहोगे? द फैन इज अबव मी, पंखा मुझसे ऊपर है, पंखा ऊपर हो गया। एग्जैक्टली ऊपर होगा तो ओवर, थोड़ा साइड में ऊपर है तो अबव। इसी तरह एग्जैक्टली नीचे हो तो अंडर, ठीक है, बिल्कुल उसके नीचे हुआ है। इस तरह आई एम अंडर द फैन, मैं फैन के नीचे हूं। लेकिन अगर मैं थोड़ा कॉर्नर में बैठा हूं, फिर मैं कहूँ तो आई एम बिलो द फैन, मैं पंखे के नीचे हूँ, पंखे के ऊपर नहीं हूँ, पंखे के नीचे ही हूँ, ऊपर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो अंडर, बिलो, अबव, ओवर, ये आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अंडरनीथ। अब जिस तरह हमने पढ़ा अंडर, ठीक है, या बिलो, इस तरह अंडरनीथ का वर्ड तब यूज होता है जब कोई शेल्टर इफेक्ट हो। शेल्टर इफेक्ट जरूरी है। ठीक है, बॉयज आर सिटिंग अंडरनीथ द ट्री, ट्री के ऊपर एक क्राउन होता है, जो पत्ते वगैरह हैं, तो उसके उसकी छांव में बैठे हैं बॉयज, तो फिर आप कहेंगे अंडरनीथ है। ठीक है, जिस तरह छतों का भी शेल्टर होता है। ठीक है, ये आप कुछ मुझे अब इंग्लिश में नहीं पता उसको क्या कहते हैं, उर्दू में भी नहीं बल्कि पता, थोड़ी और थोड़ी एक्सटेंशन बनाई होती है घरों के साथ सामने, ताकि पानी वगैरह से बचे, उसके नीचे भी खड़े हो तो फिर आप कहेंगे अंडरनीथ। विद, विद और बिसाइड, ये भी बहुत जरूरी है जी, थोड़ा सा फर्क है। विद का मतलब भी साथ होता है, बिसाइड का मतलब भी साथ होता है। ठीक है, दोनों का मतलब साथ ऐसा है कि किसी के दरमियान डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन विद में इमोशनल वैल्यू आती है और बिसाइड में इमोशंस नहीं आते। जिस तरह अली इज स्टैंडिंग विद हिज फैमिली, अली अपनी फैमिली के साथ खड़ा है, अली अपनी फैमिली के साथ खड़ा है, तो हिज का मतलब क्या हुआ? अपनी फैमिली के साथ। अगर यही आ जाए कि अली इज स्टैंडिंग बिसाइड हिज फैमिली, ठीक है, अली इज स्टैंडिंग बिसाइड हिज फैमिली, अब हिज का मतलब ये हरगिज अली के लिए नहीं होगा, ये किसी और बंदे के लिए है, क्योंकि वो बिसाइड हिज फैमिली है, यानी कि वो उसकी फैमिली के साथ खड़ा है। उसकी मतलब अब जाहिर है हमने प्रोनाउन के तौर पे यूज कर लिया। या दे आर स्टैंडिंग विद हिज फैमिली, दे आर स्टैंडिंग, या वी आर स्टैंडिंग अलीज फैमिली, हम अली की फैमिली के साथ खड़े हैं। सॉरी, विद नहीं, वी आर स्टैंडिंग बिसाइड अलीज फैमिली, तो हम अली की फैमिली के साथ खड़े हैं, तो बिसाइड आएगा, क्योंकि उसमें इमोशनल वैल्यू नहीं है। अगर किसी और की फैमिली के साथ खड़े हो, ठीक है, वैसे खड़े अपनी फैमिली के साथ ही होना चाहिए, किसी और की फैमिली के साथ खड़े हो तो बिसाइड, अपनी फैमिली के साथ खड़े हो तो विद। इमरान इज सिटिंग बिसाइड अमजद, इमरान इज सिटिंग बिसाइड अमजद, इमरान अमजद के साथ बैठा है। इससे जाहिर होता है कि इमरान और अमजद में कोई याराना दोस्ती नहीं है, कोई वाकफियत नहीं है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो एक दूसरे को नहीं जानते, जरूरी तो नहीं ना। तो इमरान अमजद के साथ बैठा है। अगर वो ये कहे कि इमरान इज सिटिंग, अगर दोस्तों की बात हो रही हो तो इमरान इज सिटिंग विद अमजद, तो हम विद का यूज करेंगे। ओके, फिर नियर, नियर का मतलब है थोड़ा सा फर्क हो, फासला थोड़ा सा हो, तो बी, या अ कैट इज
सिटिंग नियर द बॉक्स, तो कैट बिल्कुल बॉक्स के साथ है, थोड़ा सा फासला है, सम डिस्टेंस है। लेकिन अगर ये सम डिस्टेंस भी ना हो, ठीक है, बिल्कुल, तो और वो उसके बैक साइड पर हो, मिनिमम डिस्टेंस हो, तो फिर हम वर्ड यूज करेंगे बिहाइंड। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, वो उसके पीछे खड़ा है। द थीफ, अब इसको मैं ये क्लियर सेंटेंस है, द थीफ वाज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, जैसे वो पुलिस चोर को ढूंढने जाती है और चोर जो है वो पर्दे के पीछे छुप जाता है। अब पर्दे और चोर के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है और विजिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, विजिबिलिटी भी नहीं है। द थीफ वाज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, कर्टन के पीछे। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है एक चीज जिसको क्रॉस करके जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस उसमें होगा, लेकिन हमें वो जो ओपोजिट है किसी भी चीज के, तो वो नजर आना चाहिए। द स्कूल इज अक्रॉस द रोड, यानी कि रोड क्रॉस करके स्कूल है, लेकिन फिर भी हमें स्कूल नजर आ रहा है। अगर हमें स्कूल नजर ना आ रहा हो फिर हम अक्रॉस यूज नहीं करेंगे। इसमें एक ईडीएम होता है क्रॉस द अकाउंटेबिलिटी, तो ये इसके मीनिंग में नहीं आता, ये ईडीएम है, एक अलग बात है। बियॉन्ड, ठीक है। अब अक्रॉस और बियॉन्ड, अक्रॉस जो हमें नजर आ रहा होता है, लेकिन बियॉन्ड का मतलब है उसमें विजिबिलिटी नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बी इज बियॉन्ड ए, यानी कि बी ए के साथ है। और आप कोई भी जगह यूज कर सकते हो, उसमें बंदे यूज कर सकते हो, तो वो बहुत दूर है, ठीक है। द माउंटेन इज बियॉन्ड द हॉर्स, ठीक है, घोड़े से बहुत दूर है माउंटेन, बियॉन्ड द हॉर्स, बहुत दूर है। अब माउंटेन चौके नजर तो आएंगे, लेकिन क्लियरली क्लियरली तो नजर नहीं आ सकते ना, तो बिल्कुल हल्के हल्के नजर आते हैं, तो बहुत दूर है, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है। थ्रू, थ्रो और अलोंग, ठीक है। थ्रो का मतलब होता है किसी चीज के दरमियान से गुजरना। द बॉल इज गोइंग थ्रो द बॉक्स, बॉल उस बॉक्स के दरमियान से गुजर रही है, थ्रो द बॉक्स। जिस तरह एक बंदा दरिया के दरमियान से गुजर रहा हो, ही इज स्विमिंग थ्रो द रिवर, वो दरिया में तैर रहा है। लेकिन अगर वो दरिया के साथ साथ तैर रहा हो, ठीक है, तो फिर हम यूज करेंगे अलोंग। ही इज वॉकिंग अलोंग द रिवर, दरिया के वो साथ साथ तैर रहा है। दरिया में तैर रहा हो, दरिया को क्रॉस कर रहा हो तो थ्रो, दरिया के साथ साथ तैर रहा हो तो फिर अलोंग। टू, अब ये इजी है जी। टू का मतलब टुवर्ड्स, किसी चीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो स्कूल की तरफ जा रहा है, बिना तरफ। और फ्रॉम का मतलब है वो वहां से आ रहा है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। और ये डायरेक्शन भी उस वक्त है जब वहां कोई नजर आ रहा हो, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन का मतलब है दो चीजों के दरमियान। अमंग का मतलब है मल्टीपल चीजों के दरमियान, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो सीएसएस में भी करेक्शन आ जाती हैं। बिटवीन यूज फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, अब दो चीजें हों जो डाइविजिबल हों, सेपरेट हों, लेकिन अगर दो से ज्यादा चीजें हों लेकिन वो सेपरेट ना हो तो भी हम बिटवीन यूज करेंगे। यानी बिटवीन का यूज मल्टीपल चीजों के दरमियान में भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो मल्टीपल चीजें यानी कि मोर देन टू अटैच्ड हों, ठीक है। तो इस तरह एग्जाम्पल है पास पेपर में, द टेबल वॉज प्लेस्ड बिटवीन द फोर कॉर्नर्स ऑफ रूम। जो टेबल है वो रूम के, कमरे के चार कोनों के दरमियान है। अब कमरा एक है लेकिन उसके कॉर्नर्स चार हैं, तो चार कॉर्नर्स इनसेपरेटेबल है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह थ्री विंग्स, ठीक है, अगर देर वाज अ फाउंटेन, एक फाउंटेन है बिटवीन द थ्री विंग्स ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के जो तीन विंग्स हैं उनके दरमियान एक माउंटेन है, फाउंटेन है, सॉरी। तो चूंकि वो एक बिल्डिंग है लेकिन उसके विंग्स थ्री हैं, तो इनसेपरेटेबल है, यहाँ बिटवीन का यूज होगा। देयर वाज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सिक्स डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी, अब सिक्स डिपार्टमेंट्स एक कंपनी के हैं। अब वहां अगर आप कोई चीज प्लेस कर दो तो गलत है, कोऑर्डिनेशन एक अलग चीज है। कोऑर्डिनेशन तो यकीनन सिक्स डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए है, कि कोऑर्डिनेशन है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, लेकिन ये सिक्स डिपार्टमेंट्स एक ही कंपनी के हैं। अगर यहाँ बात हो जाए देयर इज अ कोऑर्डिनेशन डैश
डैश 5 कंपनीज या 6 कंपनीज, तो फिर आप क्या कहेंगे, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन अमंग दीज 6 कंपनीज, इन 6 कंपनी के दौरान कोऑर्डिनेशन है। जिस तरह ये है जी, एक बिल्डिंग ऐसी मैंने बनाई है और ये 3, या आप यूं समझ 3 विंग्स हैं इस बिल्डिंग के, तो यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है, ये इनसेपरेबल है। चंद एक रूल और है जी, जैसे टाइम के हवाले से। एक होता है इन टाइम ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है जी बिल्कुल टाइम पर, 2 बजे का टाइम दिया है तो टाइम पे पहुंचे। इन टाइम का मतलब होता है टाइम से भी पहले आ गए। ठीक है, जैसे शादी में कुछ लोग बिल्कुल पहले से पहले आ जाते हैं। ठीक है, 2 बजे का टाइम है तो 1:30 बजे आ जाते हैं, हालांकि जो लोग आते हैं अमूमन, जो अक्सरियत आते हैं, बल्कि दूल्हा भी बाजों का वो 3 बजे आ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि जो यार 1.5 घंटे से बैठे हैं। अच्छा खैर, ये एक अलग बात है। ओ क्लॉक, इसके लिए आप एट का यूज करें, और ओ क्लॉक और दूसरे टाइम में अगर आप एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं किसी का भी, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, तो फिर एट का यूज करें। और हमेशा जो एग्जैक्ट फिगर है, जिस तरह 5, 6, 7, 8, 12, या आप 16, 17, 18, 19, 18, 20 भी कर सकते हो, इट्स 18 o'clock, यानी कि शाम के 6 बजे, फिर भी ओ क्लॉक लगाए। लेकिन अगर आपने कहना हो 4:30 बजे, फिर आप वर्ड एट यूज करोगे, लेकिन 4:30 o'clock यूज करना गलत है। आप कहे जी एट 4:30, 4:30 हुए थे मैं। इसी तरह ईयर, मंथ और डे और टाइम के साथ क्या लगाएंगे। इट वॉज बोर्न इन 1994 इन जनवरी ऑन मंडे एट 8। ठीक है, सन, ईयर जो है, ईयर के साथ आप इन लगाएं, मंथ के साथ भी इन लगाएं, मंडे डे के साथ ऑन लगाएं। ठीक है, आप सिंगल ये यूज कर रहे हो या जिस तरह मर्जी। अच्छा, एट 8 यानी टाइम के साथ एट लगाना है, वो हमने पढ़ लिया। इनमें आप कहीं भी किसी भी तरह यूज करें, इनको शफल करें आगे पीछे, एग्जैक्ट प्रपोजिशन इसके साथ ही आएगी। ठीक है जी, बस आई थिंक लेक्चर एंड हो गया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।